गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, सो वी वुड बिगिन। आज जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग सेक्शन नंबर सर देखो मेरा 20। हाँ बेटा, हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि आज हम यहाँ पर आए हैं सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या है बच्चों, चैप्टर 13 है, सॉरी चैप्टर 3 है। और आप सबको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर जो चैप्टर 3 है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 कहां से कहां है बच्चों? हाँ जी, जो पार्ट 1 है वो है सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 41 तक, और पार्ट 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन आता है 42। इज दैट क्लियर? नाउ अब बच्चों हम लोग अपना जो रिवीजन है वो शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम था शेयर एंड शेयर कैपिटल, दिस वाज द नेम ऑफ द टॉपिक। नाउ आई विल बिगिन। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ध्यान से देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा 23 से लेके 30 तक के सेक्शंस में कवर करूंगा। उसके बाद मैं आप सबको मौका दूंगा कि वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कुड प्लीज आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज नॉट कि रिवीजन बैच है तो इट वुड बी वन वे कम्युनिकेशन, यू कुड ऑलवेज रेज योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला जैसा कि टॉपिक का नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल, तो प्लीज बच्चों सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। तो इसका ओरिजिन जानने के लिए अपने को जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन 3 ये कहता है, सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो कहता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज फॉर्म हो सकती हैं, सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज फॉर्म हो सकती हैं, दोज कंपनीज कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सो ये 3 टाइप की कंपनीज जो है आप कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 कहता है। ठीक है, नाउ अब डेफिनेटली अगर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं शेयर एंड शेयर कैपिटल, द टॉपिक दैट आई एम डूइंग विथ यू इज द टॉपिक कॉल्ड एज शेयर एंड शेयर कैपिटल। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक स्पेसिफिकली अप्लाई होगा उन कंपनीज के ऊपर, द कंपनीज दैट आर लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल को डिफाइन करा गया है सेक्शन नंबर 2 सबसे 2 क्लॉज 22 में। इसका मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, अनपेड अमाउंट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर। जो आपका शेयर है, शेयर का पेड अप अमाउंट है, उतना ही एक शेयर होल्डर को देना है। इन शॉर्ट अगर मैं अपना डिस्कशन करूं तो शेयर जो वर्ड है, ये जो शेयर वर्ड है, ये शेयर शब्द उसी कंपनी में यूजफुल रहेगा जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जिस कंपनी में होती है क्या होती है, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है ये उन्हीं कंपनीज के लिए रेलिवेंट होगा जिन कंपनीज में शेयर कैपिटल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? सबसे पहला शेयर का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 84 है, वहां पर डिफाइन किया गया है वर्ड शेयर को। क्या है शेयर का मतलब? शेयर का मतलब होता है अ शेयर, आपका एक हिस्सा इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और आप सबको पता है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक। तो शेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? द मीनिंग ऑफ शेयर
इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और जो डेफिनेशन ऑफ शेयर है वो अपने अंदर स्टॉक को भी इंक्लूड करती है। कब तक? जब तक कंपनी के आर्टिकल्स में शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया। तो इन जनरल अगर आपने आर्टिकल में कुछ काड़ी नहीं की है तो शेयर वुड ऑलवेज इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जैसा कि आप सबको पता है, स्टॉक में कोई भी डिनोमिनेशन नहीं होता, कोई भी डिवीजन नहीं होता, इट्स अ बंच ऑफ शेयर। आप कहते हैं कि मेरे पास 100 शेयर हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, लेकिन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि डायरेक्टली मेरे पास 5,000 रुपए के स्टॉक हैं। तो स्टॉक में देयर इज नो, स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप स्टॉक्स को क्या करें, डिवाइड करें, उनको डिनोमिनेशन दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नाउ तो ये हो गया बच्चों आपका शेयर कैपिटल। नाउ कितने टाइप की, जो नेक्स्ट डिस्कशन है, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है? लिसन टू मी, कोई मुझे बता सकता है कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है? सबसे पहले होती है, हाँ जी, सबसे पहले होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसको आप नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और आप सबको पता है, और इसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल का अमाउंट मेंशन होता है उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। 2 क्लॉज 8 में ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बताया गया है। नाउ उसके बाद होती है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होता है बच्चों? इश्यूड कैपिटल जो है ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको हम मेंबर्स को क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, या इन्वेस्टर्स को इश्यू करते हैं। और कौन इश्यू करता है? इश्यू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के अंदर कैपिटल का जो हिस्सा, ऑथराइज्ड कैपिटल का जो हिस्सा कंपनी इश्यू करती है फॉर द पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन, ताकि लोग उसे सब्सक्राइब करें, उसको हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जिसे लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। एक बार लोगों ने कैपिटल सब्सक्राइब कर ली, एक बार लोगों ने कैपिटल क्या कर ली, सब्सक्राइब कर ली, उसके बाद कंपनी क्या करती है, कॉल करती है। तो जिस कैपिटल को कंपनी कॉल करती है दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद पेड अप कैपिटल था। व्हाट इज पेड अप कैपिटल? हाँ जी सर, जो लोग पे करते हैं जितने शेयर के लिए। यस, जो लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल भी बोलते हैं इसको, या फिर शेयर कैपिटल पेड अप भी बोलते हैं। अगर आपको याद है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। क्या है इसकी डेफिनेशन? आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, जो अमाउंट क्या हुआ है, एग्रीगेट अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप। ध्यान से देखिएगा, आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, एज व्हाट बेटा, एज पेड अप, जो इक्वल है, किसके इक्वल है, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बेटा, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये सुनो बच्चों, आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है एज पेड अप, वो अमाउंट इक्वल है, मतलब जितना आपने पैसे रिसीव किए थे, जितने पैसे आपने रिसीव किए थे, आपने उतने ही पैसे को कंपनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया है एज पेड अप कैपिटल। प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अदर अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब आपने अभी पूरा पैसा, पूरे पैसे कॉल नहीं किए, आपके कुछ कॉल पेंडिंग है, तो जो कॉल मनी आपको फ्यूचर में रिसीव होगी एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। बट इट विल नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स, एनी अदर अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो ये अदर अमाउंट का मतलब क्या है बच्चों? हाँ जी, अदर अमाउंट का मतलब क्या है? प्रीमियम का जो अमाउंट है आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। प्रीमियम का जो अमाउंट है आप उसको सेपरेटली दिखाओगे, प्रीमियम के अमाउंट को आप पेड अप वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये हो गई आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट इज अनकॉल्ड कैपिटल। आपकी कंपनी की आपकी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये था, ठीक है, 10 रुपये में से 8 रुपये आपने कॉल कर लिए और 8 रुपये आपको मिल भी गए, तो ये हो गया कॉल्ड अप भी 8 रुपये है और पेड अप भी 8 रुपये है। आपका अनकॉल्ड कैपिटल कितना है? 2 रुपये का आपका अनकॉल्ड कैपिटल है। 2 रुपये में से 1 रुपये आपने कॉल कर लिया और 1 रुपये आपने अभी कॉल नहीं किया, तो दिस 1 रुपीज इज अनकॉल्ड कैपिटल।
और आप सबको पता है अनकॉल्ड कैपिटल को अगर आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये कहते हैं कि मैं अपनी अनकॉल्ड कैपिटल, ये जो मेरी अनकॉल्ड कैपिटल 1 रुपए की है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ कब कॉल करूंगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करूंगा, तो ये बन जाती है व्हाट बेटा, इसको कई लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। लेकिन रिजर्व कैपिटल का नुकसान ये है कि आपकी कंपनी की शेयर्स लाइफ टाइम तक फुल्ली पेड नहीं बन पाते। इज दैट क्लियर? सेक्शन 65 में बताया गया है कि कंपनी क्या कर सकती है, रिजर्व कैपिटल क्रिएट कर सकती है जब एक अनलिमिटेड कंपनी किस में कन्वर्ट होती है, लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है। तो सिर्फ कंपनीज एक्ट में एक ही जगह बताया गया है कि किस परिस्थिति में हम रिजर्व कैपिटल क्रिएट करते हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? हु कैन कॉल मी, हु कैन टेल मी कैपिटल रिजर्व क्या है? रिजर्व कैपिटल तो कैपिटल का वो अमाउंट है जो हमने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? जो प्रॉफिट से बनता है, रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट। वेरी नाइस एवरीवन। तो ये जो रिजर्व है, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड कहां से बच्चों? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। इस रिजर्व को आपको बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसको भी आप रिजर्व का पार्ट, कैपिटल रिजर्व का पार्ट मानते हैं। इस रिजर्व को आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते। आप कैपिटल रिजर्व को आप उन्हीं पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जो पर्पसेस कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई किए गए हैं। आप रिजर्व कैपिटल को उन्हीं पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जब एक और चीज आपको पता होगा, जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करते हैं, और फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू करने में अगर कंपनी को किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, तो उस प्रॉफिट को भी कंपल्सरली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। इज दैट क्लियर? सो कैपिटल रिजर्व जो है दैट इज क्रिएटेड, बच्चों कैपिटल रिजर्व है वो क्रिएट होता है। कहां से क्रिएट होता है बच्चों? आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और इसको बैलेंस शीट में दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे रिजर्व कैपिटल को अगर आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया तो भी चलता था, बट कैपिटल रिजर्व को मैंडेटरली आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, आप एक बार ये देख सकते हैं। नाउ उसके बाद ये डेफिनेशन देखने के बाद वी स्टार्ट विद द प्रोस्पेक्टस। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 70, यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग। सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 70 में वी हैव डिफाइंड, व्हाट वी हैव डिफाइंड इज, हमने प्रोस्पेक्टस टर्म को डिफाइन किया है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, सबसे पहला 3 पार्ट में इसकी डेफिनेशन है, एंड यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस ओनली। पहला, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी ने डिस्क्राइब किया है एज व्हाट बेटा? एज अ प्रोस्पेक्टस। अ डॉक्यूमेंट डिफाइंड एज अ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस, पहला। और या एंड ऑल्सो इंक्लूड्स RHP एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, यस और नो? अरे हाँ है ना? और उसके अलावा कोई भी, यस, कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस जो क्या कर रहा है? डीम्ड टू बी पब्लिक को इनवाइट कर रहा है। किसके लिए इनवाइट कर रहा है? ओए किसके लिए इनवाइट कर रहा है? टू सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं बच्चों? ये तीनों डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? प्रोस्पेक्टस कहलाते हैं। यू कुड सी द डेफिनेशन हियर, ठीक है? नाउ अब बच्चों प्रोस्पेक्टस, अब यहाँ पे एक पब्लिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे हमने अपने नोट्स में क्लियरली बताया कि पब्लिक शब्द को एज सच कहीं पे भी डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है, बट रूल 14 जब पढ़ते हैं तो हमको एक आइडिया आता है। रूल 14 में डायरेक्टली नहीं लिखा है कि पब्लिक का मतलब 200 से ज्यादा लोग, बट रूल 14 अगर आपको याद है, जब 42 के साथ हम पढ़ते हैं रूल 14, उसमें कहीं ना कहीं ये बताया ना कि अगर आपका पब्लिक इश्यू, अगर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ऊपर के लोगों का हो, मैं पूछ सकता हूं आपसे सवाल, आपको समझ में आ रहा है? रूल 14 में ये पढ़ा है ना अपन ने? रूल 14 में ये अपन ने क्लियरली पढ़ा है कि अगर आप 200 से ज्यादा लोगों को, रूल 14 सब रूल कौन सा था, 3 या 4? सब भूल गए। तो रूल 14 में वी हैव कवर्ड कि अगर आप 200 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हो
तो दैट इश्यू शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक इश्यू, ऐसा लिखा है क्या बच्चों? रादर यहां पे भी लिखा है, एक मिनट, सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 इसमें भी लिखा है कि अगर आपने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया है तो उसको पब्लिक ऑफर माना जाएगा और फिर उसको सेबी भी रेगुलेट करेगी। डू यू रिमेंबर? तो पब्लिक का मतलब हम इनडायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि 200 से ज्यादा लोग हो गए। नाउ उसके बाद, ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 23 टू 42, ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर नंबर 3 में है, एज पर द बेयर एक्ट, जैसा कि हम लोगों ने बेयर एक्ट में पढ़ा है। और इसके लिए करस्पॉन्डिंग रूल्स कौन से हैं? कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014, ठीक है। नाउ तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 किससे डील करता है दीदी दादा? ओए, सेक्शन पब्लिक सेक्शन 23 बेसिकली डील करता है पब्लिक ऑफर से, या फिर सेक्शन 23 आप ये भी मान सकते हैं मोड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, किस प्रकार से कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। तो सेक्शन नंबर 23 के अंदर सबसे पहला जो है वो है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 आपको बताता है कि एक पब्लिक कंपनी, सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 आपको बताता है कि एक पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर सकती है। मतलब पब्लिक कंपनी किस किस प्रकार से, पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को किस किस प्रकार से इश्यू कर सकती है? सबसे पहला तो पब्लिक को इश्यू कर सकती है। कैसे इश्यू कर सकती है पब्लिक को बच्चों? पब्लिक को कैसे इश्यू कर सकती है? प्रोस्पेक्टस इश्यू करके, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? एक पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट भी लेके आ सकती है, या फिर क्या कर सकती है? राइट्स इश्यू और बोनस इश्यू के थ्रू भी एक पब्लिक कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकती है, ठीक है। और अगर पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसको सेबी के रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 बात करता है कि प्राइवेट कंपनी किस प्रकार से सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती हैं। सो प्राइवेट कंपनी दो ही तरीकों से इश्यू कर सकती है, क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर बी बोलता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और क्लॉज नंबर ए बोलता है राइट्स इश्यू और बोनस इश्यू के थ्रू एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकती है। सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज जो हैं, हालांकि इस सेक्शन से रिलेटेड रूल्स अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज अगर चाहें तो वो अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंजेस में इश्यू कर सकते हैं। कहां पे? इंडिया के बाहर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी, किसके थ्रू? रूल्स बना के। आप लोग जेल में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक प्रकार से कंपनीज एक्ट के सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर भी दे दी। अब रूल्स कैसे बनाने वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन भी आ गया बच्चों। नाउ उसके बाद 23 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज, जिसका जिक्र हमने सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में किया। तो सबसेक्शन 3 में अपन ने कौन सी कंपनीज का जिक्र किया है? जो इंडिया के बाहर इश्यू करती हैं, तो उनको एग्जम्प्ट कर सकती है। जो कंपनीज इंडिया के बाहर परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर रही हैं, उनको एग्जम्प्ट कर सकती हैं कि वो चैप्टर 3 कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर 3 है उसकी रिक्वायरमेंट, चैप्टर 4 की रिक्वायरमेंट, सेक्शन 89 की रिक्वायरमेंट और सेक्शन 90, इन सारे सेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है रूल्स बना के उन कंपनीज को जो इंडिया के बाहर सिक्योरिटीज इशू करती हैं। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 इनका बिल्कुल भी रेलिवेंस नहीं है, ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड रूल्स नहीं है। तो हमको नहीं पता कि कौन सी कंपनीज को इंडिया के बाहर के ज्यूरिसडिक्शन में अलाउ किया गया है। और सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या किया है? पब्लिक ऑफर को डिफाइन किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर? क्या मुझे कोई बता सकता है बच्चों पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑफर का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर एंड ऑफर फॉर बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इज दैट क्लियर? अरे हाँ यार, यस सर, यस सर। ये सारे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पूरा सेक्शन 23 का। नाउ सेक्शन नंबर 24, नाउ आई कम टू, प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है? ध्यान से देखिए बच्चों। सेक्शन 24 जो कंपनीज एक्ट का है बच्चों, वो ये कहता है, अलीम बेटा आवाज आ रही पीछे से? सेक्शन 24 बोलता है कि लिस्टेड कंपनी
या फिर अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी और अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, लिस्टेड कंपनी और अबाउट टू बी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 52 में किसको डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 52 में किसको डिफाइन किया गया है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है लिस्टेड कंपनी दादा दीदी? सर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर किसी कंपनी, एक कंपनी जिसने अपने सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया है, उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। विशाल पाल, पीछे से आवाज आ रही है बेटा? नाउ, बट लिस्टेड कंपनी किसको नहीं मानते? एक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं कराया है, पर उसने क्या लिस्ट कराया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट कराए हैं। सुनिएगा ध्यान से, एक पब्लिक कंपनी जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं कराया है, पर उसने क्या लिस्ट करवाया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर NCRPS लिस्ट कराए हैं। तो इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी मानते हैं नहीं मानते हैं? नो, इसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। सेम एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने सिर्फ क्या लिस्ट करवाए हैं? वही जिसने क्या लिस्ट करवाए हैं? NC यस, जिसने Yes. सेम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर NCRPS वगैरह लिस्ट करवाए हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू करके, इसको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते सेक्शन 2 क्लॉज 42 के हिसाब से। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद देखिए, तो बच्चों, तो मैं बोल रहा था लिस्टेड कंपनी जो है और अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनी जो है, इनके जो भी मैटर्स हैं सिक्योरिटीज को इश्यू करने से रिलेटेड, सिक्योरिटीज के ट्रांसफर से रिलेटेड और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, तो ये सारे मैटर्स के ऊपर, इन सारे मैटर्स के ऊपर जो रेगुलेशंस है वो किसके कंप्लाई करने हैं? इनको किसके रेगुलेशन फॉलो करने हैं? इनको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। कब? अगर कंपनीज एक्ट में कुछ अन्यथा नहीं लिखा है। अगर मान लो इन मैटर्स के ऊपर कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है कि लिस्टेड कंपनी को इश्यू से रिलेटेड ये सेक्शन फॉलो करना है, तो वो फॉलो करेंगे। बट अगर कंपनीज एक्ट में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो इन सारे मैटर में, लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनी के इन 3 मैटर्स में सेबी के रेगुलेशंस प्रिवेल करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ आई विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 डील करता है बच्चों किससे? दीदी दीदा किससे डील करता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वेरी नाइस। सेक्शन नंबर 25 जो है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का, सेक्शन नंबर 25 जो है वो डीम प्रोस्पेक्टस से डील करता है। नाउ अब डीम प्रोस्पेक्टस जो है उसका कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले डीम प्रोस्पेक्टस क्यों पिक्चर में आ गया? डीम प्रोस्पेक्टस बेसिकली पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए आया पिक्चर में। डीम प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी क्या करती है, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों ने देखा सबसेक्शन 1 में भी जिसका जिक्र है, कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स किसको दे देती है? किसी इंसान को दे देती है, किसी प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी अपने शेयर किसी पार्टनरशिप फर्म को दे देगी, किसी दूसरी कंपनी को दे देगी, किसी इंसान को दे देगी, और उससे बोलती है कि तुम हमारे शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेच दो। याद है आप सबको? हाँ या ना? यस सर। दैट्स ग्रेट। यस सर। क्यों ऐसा कर दो? क्योंकि वो इंसान जब ऐसा करेगा, इशू नहीं करना वेरी पड़ेगा। नाइस, क्योंकि जब वो इंसान ऐसा करेगा तो उसे प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुनो, और इस प्रकार से कंपनी कहीं ना कहीं क्या करना चाहती है? प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की रिक्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहती है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने उसको पकड़ लिया। कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? अगर आप देखें सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 जो बहुत क्लियरली बोलता है कि कंपनी या तो अलॉट कर देती है या फिर कंपनी अलॉट नहीं करती पर अलॉट करने का वादा करती है। कंपनी अग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटी, अभी सेक्शन शेयर्स के ऊपर नहीं बल्कि सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीजें अलॉट करती है। ठीक है, तो ये कंपनी अलॉट करती है, अग्री टू अलॉट करती है शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, कुछ भी चीजें। ठीक है, क्यों अलॉट कर रही है कंपनी? जो भी है अपनी सिक्योरिटीज किसी को अलॉट कर रही है, क्यों अलॉट कर रही है? ताकि उन सिक्योरिटीज को क्या किया जा सके?
उन सिक्योरिटीज को कंपनी जिसे अलॉट कर रही है वो इंसान क्या करे या वो फर्म क्या करे, उन सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर। आया ना बच्चों? तो वो इंसान, तो कंपनी अपनी सिक्योरिटी जिसको अलॉट कर रही है वो इंसान कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इश्यू करता है किसके लिए, ऑफर फॉर सेल लाने के लिए, अगर वो इंसान कंपनी के शेयर बेचने के लिए, कंपनी की सिक्योरिटी बेचने के लिए अगर ऑफर फॉर सेल लाता है और जो भी डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा बच्चों उस डॉक्यूमेंट को? Deemed prospectus. भले वो कंपनी ने इश्यू नहीं किया है, बट दैट डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय whom बच्चों? Individual form. Individual or partnership. Individual नहीं, company. डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी, भले ही वो किसी और इंसान ने इशू किया है, भले ही वो जिसको कंपनी ने ऑफर फॉर, जिसको कंपनी ने शेयर्स दिए हैं, उस इंसान ने उस डॉक्यूमेंट को इशू किया है, बट मानेंगे क्या कि उस डॉक्यूमेंट को, उस प्रोस्पेक्टस को, उस डीम्ड प्रोस्पेक्टस को कंपनी ने ही इशू किया है। और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड आप सबको पता है सेक्शन 34, सेक्शन 35, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, ओमिशन से रिलेटेड, वो सारी लाइबिलिटीज उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, डीम प्रोस्पेक्टस के ऊपर एप्लीकेबल होगी, और यही मान के एप्लीकेबल होगी कि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक को इश्यू किया गया था, और ये भी माना जाएगा, एंड इट शैल बी कंसीडर्ड दैट द पर्सन एक्सेप्टिंग सिक्योरिटीज अंडर ऑफर फॉर सेल वर द सब्सक्राइबर ऑफ द सिक्योरिटीज, और ये भी माना जाएगा कि जिन लोगों ने सिक्योरिटीज खरीदी, किससे सिक्योरिटीज खरीदी? उस इंसान से सिक्योरिटीज खरीदी जो इंसान कंपनी के बिहाफ पे ऑफर फॉर सेल लेके आया, ये माना जाएगा कि उस इंसान ने कंपनी से सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है? और लाइबिलिटी कंपनी की, और जिन लोगों ने उस ऑफर फॉर सेल वाले डॉक्यूमेंट को इश्यू किया है उनकी लाइबिलिटीज इंटैक्ट रहेंगी, उनकी लाइबिलिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी कंसीडर इट, इसको हम मानते हैं डीम प्रोस्पेक्टस। सो कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटी किसी इंसान को देती है और ये इंसान ऑफर फॉर सेल लेके आता है, तो ऑफर फॉर सेल जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आता है दैट विल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, और यही माना जाएगा कि इसको कंपनी इश्यू कर रही है। जो भी लाइबिलिटीज वगैरह आएंगी वो ऐसी ही आएंगी कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी इश्यू कर रही है, और जो लोग भी सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं हम ये मानते हैं कि वो लोग सिक्योरिटी डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरी चीज ध्यान से देखिए, सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि ये चीज ना एकदम पक्की हो जाएगी, यह चीज मान ली जाएगी कि कंपनी ने, यह चीज मान ली जाएगी कि कंपनी ने जानबूझकर प्रोस्पेक्टस के इश्यू को अवॉइड करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज किसी दूसरे इंसान को दी ताकि वो ऑफर फॉर सेल लेके आए। मतलब लॉ ये मानता है कि कंपनी ने जानबूझकर अपनी सिक्योरिटीज किसी दूसरे इंसान को दी ताकि वो ऑफर फॉर सेल लेके आए, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। पहला, जिस दिन कंपनी ने आपको अलॉट किया या अग्री टू अलॉट किया, उसके 6 मंथ्स के अंदर आप क्या लेके आ गए, ऑफर फॉर सेल लेके आ गए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये मान लिया जाएगा कि जानबूझकर कंपनी ने किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरी फर्म को सिक्योरिटीज अलॉट की ताकि वो ऑफर फॉर सेल लेके आए प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट को अवॉइड करके। या फिर जिस दिन, दूसरी कंडीशन क्या है, जिस दिन ऑफर फॉर सेल आ रहा है उस दिन तक कंपनी ने जो सिक्योरिटीज अलॉट की हैं किसी दूसरे इंसान को जो ऑफर फॉर सेल लेके आएगा, उसको क्या नहीं मिला है, उसको पैसे नहीं मिले हैं। मतलब उसने कंपनी को पैसे नहीं दिए, मतलब कंपनी ने आपको शेयर दिए हैं और आप ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हो, लेकिन आपने अभी तक कंपनी को पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपकी नियत ही थी कि आप ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे, आपको लोगों से जो पैसे मिलेंगे वो आप कंपनी को दे देंगे। तो अगर इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आप प्रूफ नहीं कर पाते, आप अपने फेवर में कोई अच्छा सबूत नहीं दे पाते, तो लॉ यही मानता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए ही आपको सिक्योरिटीज दी थी। नाउ ये वाला 25 सबसेक्शन 3 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट रिलेट्स टू सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन 26 आप सबको पता है, इट हैज बीन आउटसोर्स्ड टू सेबी, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाउ
25 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? व्हाट 25 सबसेक्शन 4 हैज टू से कि जो डॉक्यूमेंट जिसको हम डीम टू बी प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट जिसको हम डीम टू बी प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को किसी कंपनी ने इश्यू किया था। कब? अगर कंपनी के बिहाफ पे कम से कम 2 डायरेक्टर्स का उसके ऊपर साइन था। और इस डॉक्यूमेंट को हम मानेंगे किसी पार्टनरशिप फर्म ने इश्यू किया था अगर हाफ से ज्यादा पार्टनर्स ने कम से कम हाफ पार्टनर ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था। मतलब यहां पे कंपनी ने अपने शेयर किसको दिए थे? एक कंपनी एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर किसी प्राइवेट लिमिटेड या किसी लिमिटेड कंपनी को दिए थे या फिर किसी फर्म को दिए थे, और वो डॉक्यूमेंट कंपनी या फर्म ने इश्यू किया था जिसको हम डीम टू बी प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, और इसके थ्रू हम जो सिक्योरिटीज हैं उनको हम क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। तो ये टोटल 4 सब सेक्शंस के अंदर सेक्शन नंबर 25 को हमने कवर किया, जिसमें सब सेक्शन 3 हमारे काम का नहीं है। नाउ अब उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 25 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इफ यू कुड सी, और इसमें पूरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ है। नाउ तो मुझे बताइए सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25, आई एम डन विद दीज 3 सेक्शंस। सेक्शन 26 आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोस्पेक्टस का जो कंटेंट है दैट इज डिसाइडेड बाय सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में जो स्केड्यूल्स हैं, उन स्केड्यूल्स में जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर जानकारी है दैट दोज डिस्क्लोजर्स यू हैव टू मेक। नाउ अंडर सेक्शन वी हैव टू रेफर टू सेबी आईसीडीआर फॉर द मैटर्स दैट आर टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, और अपनी मॉड्यूल में भी ये नहीं दिया है। नाउ सर एक डाउट। हाँ प्लीज बोलिए बेटा, प्लीज बोलिए आलिम। सर कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के थ्रू ही तो पब्लिक ऑफर के लिए इशू करवा सकती है सर। सॉरी बेटा। सर कंपनी सिक्योरिटी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देता है कि वो पब्लिक फॉर ऑफर ले सर। तो सर उसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी पब्लिक फॉर ऑफर मंगवा सकती है ना सर? बिल्कुल करवा सकती है, लेकिन उसका प्रोसीजर है। अगर देखिए आलिम ये बोल रहा है कि सर अगर मान लीजिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के थ्रू डायरेक्टली ऑफर फॉर सेल लेके आ सकती है, बिल्कुल ला सकती है, लेकिन इस केस में आप सेक्शन 28 फॉलो कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सेक्शन 25 का मोटिव क्या है? सेक्शन 25 का मोटिव ये है कि प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट जो है ये तरीके से कि आप किसी और को शेयर दे दें और वो फिर पब्लिक इशू ले आए, तो इस चक्कर में प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट अवॉइड नहीं होनी चाहिए। दैट इज द इंटेंशन। ठीक है, सो इफ यू वांट टू कम विद ऑफर फॉर सेल देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सेक्शन 28 को फॉलो कीजिए, सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, और सेक्शन 28 में तो क्लियरली उन्होंने बोल दिया इट विल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 25 कब एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर? अगर आप प्रोस्पेक्टस की इशू की रिक्वायरमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, तो लॉ बोल रहा है कि भाई देख, तू जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा मैं उसको प्रोस्पेक्टस ही मानूंगा, और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन, सारे लाइबिलिटीज एप्लीकेबल होंगे एज इफ वो एप्लीकेबल होते पब्लिक इशू के केस में, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। नाउ और किसी के मन में कुछ डाउट है बच्चों? पक्का? नो सर, चलिए। दैट्स ग्रेट। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा सेक्शन नंबर 27, जो डील करता है किससे बच्चों? वेरिएशन इन द टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। सो बेसिकली सेक्शन 28 क्या बोलता है कि बच्चों आप प्रोस्पेक्टस में क्या लिखते हैं? बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड हो सकते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट आपके इश्यू से रिलेटेड हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर से हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सप्लायर से हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रोजेक्ट से हो सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट? आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोस्पेक्टस से मिलने वाली धनराशि को आप किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। फॉर व्हाट पर्पस विल यू बी यूटिलाइजिंग द मनी दैट यू रिसीव थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक इशू के थ्रू जो आपको पैसा मिलता है उसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो प्रोस्पेक्टस में आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिख डालते हैं जो इशू से रिलेटेड हो, मर्चेंट बैंकर से या किसी से, बैंक्स के थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर, सप्लायर्स, प्रोजेक्ट। फिर प्रोस्पेक्टस में आप क्या डालते हैं बच्चों? प्रोस्पेक्टस में आप ऑब्जेक्ट्स भी डालते हैं कि किस पर्पस के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा लिया, और
प्रोस्पेक्टस से, पब्लिक इश्यू से जो आपको पैसे मिलेंगे, उन पैसों को आप किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 27 क्या बोलता है? सेक्शन 27 बोलता है कि क्या एक कंपनी पब्लिक इश्यू खत्म होने के बाद, पब्लिक से पैसे मिलने के बाद, क्या उन कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस कर सकती है, क्या उन ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस कर सकती है जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र प्रोस्पेक्टस में किया गया था, जिसको पढ़ के पब्लिक ने पैसा दिया था, या जिन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ के पब्लिक ने पैसा लगाया था। जैसे आपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि मुझे नई फैक्ट्री बनाने के लिए पब्लिक इश्यू से जो भी पैसा आएगा उससे मैं नई फैक्ट्री बनाऊंगा, लेकिन फिर आपने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, पैसे आने के बाद आपने कहा कि नहीं, मैं फैक्ट्री नहीं बनाऊंगा, मैं एग्जिस्टिंग लोन रिपे करूंगा। तो क्या कंपनी कर सकती है? तो इसके बारे में काफी अच्छा जिक्र किया, काफी अच्छा डिटेल डिस्कशन है सेक्शन नंबर 27 में। कंपनी पैसे ले लेती है और अब कहती है कि हमें कहीं और खर्च करना है। बेसिकली पब्लिक इश्यू खत्म होने के बाद कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज करती है, अलाउड है। ये सेक्शन की समरी हो गई हिंदी भाषा में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। सो व्हाट सेक्शन 27 हैज टू से? 27 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 27 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक कंपनी ना ही कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज कर सकती है और ना ही ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकती है, जब तक कंपनी जनरल मीटिंग में क्या ना पास कर दे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना कर दे, नंबर 1। अब इस सेक्शन का प्रोवाइजो नंबर 1 है जो ये कहता है कि आप जो भी क्या कर रहे हैं, जनरल मीटिंग से रिलेटेड आप जो भी नोटिस इश्यू करेंगे, नोटिस प्लस प्रिस्क्राइब डिटेल्स जो हैं वो आपको एक इंग्लिश और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ द सिटी जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड है आपको पब्लिश करना है, ठीक है। सो आपको प्रिस्क्राइब डिटेल्स नोटिस आपको एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। कौन से न्यूज़पेपर में? एक इंग्लिश और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। बेसिकली आपको रीजन बताने हैं कि, और कब बताने, जब आप जनरल मीटिंग करने वाले हैं, जनरल मीटिंग का नोटिस जैसे ही आप डिस्पैच कर देते हैं सेक्शन नंबर 101 के हिसाब से, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, नोटिस पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में। और कौन से फॉर्म में होगा? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स। कौन से फॉर्म में होगा ये नोटिस? ये जो एडवर्टीजमेंट होगा ये कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म नंबर PS1। यस, इसका जिक्र किया गया है रूल्स में। इसका जिक्र कहां पे किया गया है? रूल्स में, ठीक है। ये हो गया प्रोवाइजो 1। प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है कि भाई देखो, तुम ऑब्जेक्ट चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज हमेशा याद रखो कि जो भी पैसे आपको मिलते हैं पब्लिक इश्यू के थ्रू, आप उसको बाय करने के लिए, ट्रेड करने के लिए या फिर किसी और तरीके से डील करने में, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करने के लिए, बाय करने के लिए, डील करने के लिए आप पब्लिक इश्यू से मिलने वाले पैसे को यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको जो ऑब्जेक्ट चेंज करना है कर लो, आपको जो ऑब्जेक्ट डालना है डाल लो, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना, अगर एग्जाम में बोलता है अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेक्शन प्रोवाइजो स्पेसिफिकली बोल रहा है लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आपको डील नहीं करना है। नाउ सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? हाँ जी, अब बच्चों डिसेंटिएंट शेयर होल्डर, तो सबसेक्शन 2 बोलता है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा? जब 75% होल्डर्स क्या करेंगे? फेवर में वोट डालेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो कौन से शेयर होल्डर बच्चों? जो कौन से शेयर होल्डर्स हैं? हाँ जी, जो कौन से शेयर होल्डर्स? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एक मिनट सेक्शन कौन सा था ये? 27 ना? 27 करेक्ट, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। बस इसमें एक झोल है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, इस यहाँ नहीं, आगे एक झोल है ये डिसेंडिंग शेयर। तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया, ठीक है। इन सबको क्या करना है? कौन से रेजोल्यूशन के फेवर में वोट नहीं किया? डिसेंटिएंट, जो स्पेशल रेजोल्यूशन आया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे थे अपन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए, कहीं कहीं और पैसे यूज करेंगे। तो जिन लोगों ने फेवर में वोट नहीं किया उनके पैसे क्या करने हैं? उनके पैसे, जितने भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर थे उनके पैसे वापस करेंगे। कौन वापस करेगा? कंपनी के प्रमोटर्स या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर मान लो कंपनी में प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर कोई है ही नहीं, ऐसी कई कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर नहीं होते, तो उन कंपनी के ऊपर वो कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, उनको पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और पैसे वापस कैसे होंगे? सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, सेबी ICDR रेगुलेशंस में पूरा तरीका बताया गया पैसे वापस करने का, उस तरीके से आपके पैसे वापस होंगे। उसके बाद इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है, यू कैन सी द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन। और रेगुलेशन 59 में बताया गया है कि पूरी एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको कैसे देनी है। नाउ उसके बाद ये पोस्टल बैलेट वगैरह हम आगे देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं। नाउ विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर विच सेक्शन। अब हम कौन से सेक्शन पे आ जाएंगे बच्चों? 28. नाउ आई कम टू सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 काफी कुछ डीम्ड प्रोस्पेक्टस से ये सेक्शन रिलेट करता है, ठीक है। बट डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये जो 28 है ये लीगल वे है बच्चों, यहाँ पे कुछ झोलझाल नहीं हो रहा है। 25 में कहीं ना कहीं झोलझाल था ना। ऑफर फॉर सेल बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 28, और 28 को आपको पढ़ना है रूल नंबर 8 के साथ, ठीक है। सो नाउ लिसन टू मी, सो व्हाट इज हैपनिंग अंडर ऑफर फॉर सेल। जो कंपनी के कौन से शेयर होल्डर्स हैं, जैसे हमने सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में हमने किसकी डेफिनेशन देखी थी? पब्लिक ऑफर की डेफिनेशन देखी थी। उसमें वो लिखा था कि पब्लिक ऑफर कैन बी बाय वे ऑफ IPO, इट कैन बी बाय वे ऑफ FPO, और इट कैन बी बाय वे ऑफ ऑफर फॉर सेल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सो ये जो ऑफर फॉर सेल है ये काम कैसे करता है? मान लीजिए जैसे पब्लिक इशू जो है, जैसे आप सबको पता है IPO हो गया, FPO हो गया। मैं मानता हूं कि IPO और FPO आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है, आप पब्लिक इशू में नए शेयर्स इशू कर सकते हैं, और दूसरा जो है, नए शेयर्स इशू ना करके एग्जिस्टिंग शेयर, यस, अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने, उनके पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं वो पब्लिक को बेच सकते हैं। जैसे जोमेटो का IPO मैं हमेशा बोलता हूँ, LIC का IPO, जोमेटो के IPO इट वाज अ हाइब्रिड IPO। हाइब्रिड का मतलब इसमें जोमेटो ने पब्लिक को न्यू शेयर्स भी दिए थे, प्लस इन्फो एज करके एक इन्वेस्टर था जिसने क्या किया था, जोमेटो में इन्वेस्ट किया था, बहुत सारे शेयर जोमेटो में खरीदे जब जोमेटो एक स्टार्टअप था। तो इन्फो एज ने भी पब्लिक को अपने शेयर्स बेच दिए थे। LIC का जो पब्लिक इशू आया था, इट वाज एंटायरली बाय वे ऑफ ऑफर फॉर सेल। जो LIC का पब्लिक इशू था, इट वाज एंटायरली बाय वे ऑफ ऑफर फॉर सेल। और LIC के पब्लिक इशू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने, मतलब LIC के, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास LIC के 500 करोड़ शेयर्स हैं मान लो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन 500 करोड़ शेयर में से मान लो 40 करोड़ शेयर्स किसको बेच दिए? पब्लिक को बेच दिए। किसके थ्रू? ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो अब क्या हुआ होगा इस केस में? जो डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ होगा, सुनो ध्यान से, तो कंपनी ने शेयर्स, LIC ने शेयर्स गवर्नमेंट को दिए और गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेच दिए। तो इस केस में जो डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ होगा वो क्या है? वो प्रोस्पेक्टस है या फिर डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस है? So deemed to be prospectus. डॉक्यूमेंट सेक्शन 25 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा एकदम लीगल वे में, और उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सो ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास भी एक ऑप्शन होता है, वो किससे कंसल्ट करके? नाउ कम टू सेक्शन 28 सब सेक्शन 1। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं किसके साथ कंसल्ट करके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके वो ऑफर कर सकते हैं अपने पूरे शेयर्स या फिर अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को, उन कंडीशंस और उन प्रोसीजर को फॉलो करके जो स्पेसिफाई की जाएगी, ठीक है, या की गई है, ठीक है। नाउ ये जो कंसल्टेशन वर्ड है, इसके ऊपर NCLT में बहुत सारे केसेस हुए हैं। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी, इस केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंसल्ट करेंगे, पर अगर बोर्ड मना कर दे तो हमेशा याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलवेज हैव अपर हैंड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन बताया ना। 28 सबसेक्शन 2 इज सेम। जो भी डॉक्यूमेंट ऑफर फॉर सेल के लिए इशू होगा उसको हम डीम टू बी क्या मानेंगे? प्रोस्पेक्टस। और जो भी लाइबिलिटी है, मिस स्टेटमेंट की लाइबिलिटी, वो सब कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, सबके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, याद रखना, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 3, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर कौन है?
क्या मैं इनको सेलिंग शेयर होल्डर बोल सकता हूँ, जो अपने शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं, जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, वेदर इंडिविजुअल और पब्लिक, एक मिनट, वेदर इंडिविजुअल और कंपनीज होना चाहिए, वेदर इंडिविजुअल और कंपनीज जिनके शेयर्स पब्लिक को बिक रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू शैल कलेक्टिवली ऑथराइज, किसको ऑथराइज करेंगे बच्चों, और किसको ऑथराइज करेंगे, अरे जिनके शेयर्स कंपनी बेच रही है, जिसके शेयर्स ऑफर फॉर सेल में बिक रहे हैं, उनको कलेक्टिवली किसको ऑथराइज करना चाहिए, कंपनी को ऑथराइज करना चाहिए। किसके लिए, कि कंपनी उनके शेयर्स को बेचे, किसके अंदर बेचे, ऑफर फॉर सेल के लिए, और कंपनी का जो भी खर्चा हो, कंपनी का जो भी खर्चा हो ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स को बेचने में, उसको क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो पैसे, वो खर्चे कंपनी को देने चाहिए। यस और नो बच्चों, अरे हाँ है ना, यस सर। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, और आपको पता है ना, आपको प्रोस्पेक्टस में इसका रीजन भी बताना होता है, ये रूल्स में लिखा है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा नाउ अब इससे रिलेटेड अगर आप रूल देखें, तो आप सबको पता है कि जब ऑफर फॉर सेल में जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, ऑफर फॉर सेल में प्रोस्पेक्टस जो इशू होता है, उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, पैसे कहाँ पे यूज करोगे, और दूसरे प्रोविजन जो कंप्लाई नहीं किए जा सकते उनको, वो प्रोविजन ऑफर फॉर सेल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। याद है आप सबको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं ऑफर फॉर सेल में, लेकिन सेबी के रेगुलेशंस कुछ और बोलते हैं, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम एप्लीकेशन साइज को फॉलो करने की जरूरत नहीं, पैसे कहाँ पे यूज करने हैं उसको बताने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि पैसे कंपनी को मिलने वाले नहीं है। उसके बाद एक और चीज याद रखना है, रूल्स में बताया कि प्रोस्पेक्टस जो भी इश्यू होगा, जो डीम टू बी प्रोस्पेक्टस मानोगे, शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और द एंटिटी। तो बच्चे ये ऊपर पब्लिक नहीं है, यहाँ पे आप एंटिटी लिख सकते हो, इट इज एंटिटी, जिसके शेयर्स, डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और द एंटिटी हु विल बियर द कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफर फॉर सेल अलोंग विद द रीजंस फॉर बियरिंग सच एक्सपेंस। तो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 28। चलिए बच्चों, आई होप सेक्शन नंबर 28 तक सबको क्लियर है। सो आज के लिए हम बस करेंगे, सो दिस विल बी अवर पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन।